एक दिन दोपहर के समय फोन की घंटी बजी। हेलो। रोहित का गंभीर एक्सीडेंट हो गया है। रोहित के पिता ने एक बड़ी गंभीर आवाज में कहा। हाथ तो उम्र के कारण कांपते ही थे। दादाजी के हाथ से रिसीवर गिरकर झूलने लगा और दादाजी वही धम्म से गिर गए। दादी पास ही सो रही थी। घबराकर उठ खड़ी हुई। दादाजी जोर से चिल्लाए, हम बर्बाद हो गए राजेश की माँ, हमारी रेखा, हमारी रेखा, हमारी रेखा। और दोनों वही दीवार से सिर टिकाए बैठ गए। ना तो दिमाग के पास सोचने की क्षमता थी और ना ही शरीर के पास कुछ करने की। बाहर चिलचिलाती धूप और चमकता उजाला था, मगर घर के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा। आर्यन जो था तो अबोध, परंतु वक्त ने उसे बहुत समझदार बना दिया था। किसी तरह अपने दादा दादी को संभाला और वहां के लिए निकल पड़ा। पहुंचकर देखा तो फोन पर मिलने वाली खबर तो केवल राय भर थी। यह दृश्य तो पहाड़ के समान था। शायद इससे पहले भगवान का ऐसा कहर कभी नहीं देखा होगा। सुहाग की चूड़ियां चटकाई जा रही थी। मौत के इस दर्दनाक दृश्य के बारे में कुछ और नहीं कह सकते। ये तो संसार है, घाव कितने भी गहरे हो, संस्कार सारे निभाने ही पड़ते हैं। और दादाजी ने भी रोहित के भाई और पिता के साथ साथ रोहित को या अपनी रेखा को खुशियों का कंधा दे दिया। हालात से समझौता करता हुआ हर कोई अपने जीवन का बोझ उठा रहा था। आखिरकार दादाजी ने अपनी रेखा को सास ससुर को सौंपते हुए किस्मत के हवाले कर दिया। रेखा जो अब कुंवारी ना थी, ना शादीशुदा और ना पत्नी, ना कुछ और, केवल एक माँ रह गई थी और मुन्नू को माता पिता दोनों का ही प्यार दे रही थी। उसकी तपस्या से शायद भगवान को दया आ गई। उसके सास ससुर रेखा और मुन्नू पर अपनी ममता का खजाना लुटाने लगे। सुबह जब स्कूल का बस्ता जमाने के लिए आर्यन ने कैलेंडर पर नजर मारी तो दौड़ता हुआ दादी के पास आ गया। दादी, आज तो 16 मार्च है। दादी, तो मैं क्या करूं? मैं तो तुम्हारे मार्च वार्च नहीं जानती। सीधे सीधे बता, आज क्या है? दादी, आज हमारे मुन्नू का जन्मदिन है। दादी के जैसे सारे घाव हरे हो गए, मगर आर्यन का उत्साह देखकर अपने आंसुओं को अपनी पलकों में ही कैद कर लिया। फिर अपनी कमर में बंधी कपड़े की थैली से पैसे निकालते हुए बोली, आर्यन बेटा, स्कूल से लौटते हुए उसकी पसंद का कोई उपहार ले आना। हम आज मुन्नू के पास चलेंगे। जैसे ही घर की घंटी बजी, दादी की आंखों के सामने पिछले जन्मदिन के नजारे तैर गए। नजारा कुछ ऐसा था जैसे किसी राजकुमार का जन्मदिन मनाया जा रहा था। जैसे ही दरवाजा खुला, आर्यन ने दादी को झकझोरा। दादी, दरवाजा खुल गया और वो वर्तमान में लौट गई। रोहित की मां ने दरवाजा खोला तो वो पहले की तरह शांत और खुश दिखाई देने का प्रयास कर रहे थे, मगर उनकी यह खुशी उनके गम को छुपा नहीं पा रही थी। मुन्नू दौड़कर उनकी गोद में आ बैठा, उपहार पाकर नाचने लगा। जब मुंह मीठा कराने की बारी आई तो रेखा की देवरानी मिठाई की प्लेट ऐसे पटक कर गई मानो ये कह रही हो कि पेट भरने के साथ साथ जन्मदिन की मिठाई की फिजूल खर्ची भी जरूरी थी। घर का सारा खर्चा अब रोहित के भाई पर आ पड़ा था। रेखा केवल एक नौकरानी का खर्च बचाने जितना सहयोग कर पाती थी। दादाजी ने 1000 बहाने बटोरे। हम बूढ़े हैं, अकेले हैं, आर्यन भी छोटा है, पास में ही एक स्कूल है, मुन्नू वहां पढ़ लेगा, वगैरह वगैरह। और रेखा के सास ससुर को उन्हें वहां से ले जाने के लिए तैयार कर लिया। रेखा की देवरानी ने भी उसके ससुर को यह निर्णय लेने में भरपूर सहयोग दिया। मुन्नू के जन्मदिन के साथ साथ रेखा और मुन्नू के नए जीवन का नया दिन शुरू हो गया। अगले दिन वो लोग वहां से चले गए। अब सब घर में पहले की तरह ही रहने लगे। बस रेखा की माँ नहीं थी और मन्नू अपने भविष्य के सवाल लेकर घूमता रहता था। एक दिन दादी जी ने बड़ी हिम्मत जुटाकर रेखा से उसके विवाह की बात की, परंतु उसके लिए रोहित को भुलाना आसान नहीं था। उसके बाद दादी जी ने भी इस विषय को नहीं छेड़ा। कुछ ही सालों में आर्यन की शादी हो गई। मुन्नू स्कूल जाने लगा। कुछ कृपा आसपास की महिलाओं ने कर दी। वह रेखा को कुछ कपड़े सिलने को दे जाती थी, जिससे उसका मन भी बहल जाता था और कुछ आमदनी भी हो जाती थी। सब जिंदगी को आसान बनाने का प्रयास कर रहे थे और कुछ हद तक जिंदगी आसान हो भी गई थी। रात बहुत हो चुकी थी। रेखा अपना काम खत्म करके सोने जा रही थी। तभी आर्यन के कमरे से निकले शब्दों ने रेखा को बरबस अपनी ओर खींच लिया।
सुनो जी, मुन्नू बड़ा हो रहा है, उसकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा है। रेखा दीदी क्यों नहीं समझती कि पहाड़ सा जीवन यहाँ कैसे कटेगा। आर्यन की पत्नी के शब्दों में रेखा और मन्नू के लिए बोझ के भाव थे। दादाजी, एक दिन आप मेरी शादी की बात कर रहे थे। अगली सुबह रेखा ने दादाजी को चाय का कप पकड़ाते हुए कहा। अचानक इस फैसले का कारण जानने के लिए हर कोई बेचैन था, मगर रेखा ने कुछ भी न बताते हुए अपना फैसला सुना दिया। कुछ ही महीनों की मेहनत के बाद दादाजी ने उसके लिए एक ऐसा घर खोज लिया जहां रेखा खुश रह सकती थी, और उसकी विदाई का वो दिन आ गया। कुछ रस्मों के बाद विदाई का दृश्य देखते हुए रेखा की नई सास ने अपना सुर ऊंचा करते हुए कहा, सुनो जी, ये मुन्नू कहाँ चला आ रहा है रेखा के साथ। हमने अपने बेटे के लिए बहू चाहिए, अपने पोते के साथ किसी और की हिस्सेदारी की जरूरत नहीं। एक ही पल में सन्नाटा छा गया। हर कोई बात संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर शांति देवी टस से मस नहीं हुई। अचानक सबकी आंखें सीढ़ियों पर पड़ी। सामने रेखा सीढ़ियों से उतर रही थी। उसके कंधों पर कपड़ों का एक झोला टंगा था। एक हाथ में मुन्नू का हाथ और दूसरे हाथ में सिलाई मशीन उठाए रेखा बगैर किसी से कुछ कहे उस घर से विदा हो गई, अपनी जिंदगी की नई राह तलाशने के लिए। ये थी शीतल गौर जी के द्वारा लिखी कहानी नई राह। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ, अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।